वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 28 है। यूपीपीसीएस के लिए सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर 27 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। सिविल सर्विसेज स्टडी के फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर एक कथन है, वो किसके बारे में कहा है? केटी शाह ने। देखिए, केटी शाह का एक प्रसिद्ध उद्धरण है यहाँ पर। एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग से संबंधित है? ये केटी शाह द्वारा कहा गया और ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। निदेशक तत्वों के लिए कई लोगों के कई वक्तव्य हैं, वो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से संबंधित सरकार की नीतियों को आकार देने में मदद करने के लिए इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया है। और निदेशक तत्वों की मुख्य रूप से उनके गैर न्यायसंगत चरित्र के कारण आलोचना की गई है, यानी कोई भी उनके कार्यान्वयन के लिए सरकार के खिलाफ न्यायपालिका में नहीं जा सकता। केटी शाह ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी करार दिया है और उनकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव से इसकी तुलना की है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अच्छा, टीटी कृष्णाचारी ने भी कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा? निदेशक तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ेदान बताया। केशी विहर ने क्या कहा है? केशी विहर ने उन्हें लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और कहा कि वे केवल नैतिक उपदेशों के रूप में काम करते हैं। और सर आइवर जेनिक्स ने निदेशक तत्वों को केवल कर्मकांडी आकांक्षाएं माना। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से निम्नलिखित की परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति के केंद्र में, तो राज्यों के राज्यपाल के वेतन भत्ते, ये परिलब्धियाँ। उसके बाद केंद्र में लोकसभा होती है, लोकसभा का सभापति होता है, उपसभापति होता है, उसके हो गए। फिर राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए। फिर लोकसभा में राज्य की राज्यसभा होती है, तो उसमें लोकसभा राज्यसभा का सभापति उपसभापति। और राज्यों में भी विधानसभा होती है, तो उसमें और राज्यों में विधान परिषद होगी, तो उसके भी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष या सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्यों में हाई कोर्ट होता है उसके। और केंद्र में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भी हैं, लेकिन नहीं है तो किसके? महान्यायवादी के नहीं है, क्योंकि इसके वेतन भत्ते परिलब्धियां जो है राष्ट्रपति के अनुसार तय की जाती हैं। तो सभी हो जाएगा यहाँ पर एक को छोड़कर। ठीक है, दूसरी अनुसूची जो है वो निम्नलिखित के परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार आदि से संबंधित है। किन किन के? केंद्र में राष्ट्रपति हो गए, तो राज्यों में राज्यों के राज्यपाल हो गए। केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए। ऐसे ही राज्यों में क्या होगा? विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। केंद्र में राज्यसभा के सभापति उपसभापति होंगे, ऐसे ही राज्यों में राज्यों की विधानसभाओं के सभापति उपसभापति होंगे। ठीक है, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत के लिए, और राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं उनके न्यायाधीशों के भी हैं इसमें। केंद्र में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के हैं। ठीक है, और महान्यायवादी के नहीं है, याद रखना, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करेंगे और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो भी पारिश्रमिक है वो प्राप्त करेंगे। महान्यायवादी पे बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, 76 में प्रावधान है। अब आ जाइए, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है, लिखा है यहाँ पर। देखिए, गलत है, आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता है। दूसरा वाला सही है। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर करनी है तो राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना होगा भारत के राष्ट्रपति को। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर केवल बी होगा।
देखिए, मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। तो पहला वाला सही नहीं है, दूसरा वाला सही है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। तीसरे न्यायाधीश मामले यानी 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय अकेले परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 17 को भारतीय संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट, 226 के तहत राज्य के हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट और डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान की हृदय और आत्मा, 17 को नहीं। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो केवल बी यहाँ पर सही होगा क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा। ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह माना कि अनुच्छेद 32 संविधान की मूल विशेषता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें वंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण की प्रकृति की रिट जो भी उचित हो शामिल है। 5वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का निम्नलिखित में से कौन सा खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, हाई कोर्ट में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके वेतन और भत्ते, प्रशासनिक खर्च भी इसमें शामिल है। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो राज्य की संचित निधि से नहीं जाती, वो जाती है केंद्र की संचित निधि से। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है चीज़। देखिए, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और कर्मचारियों के वेतन भत्ते जो भी वहाँ पर काम करते हैं हाई कोर्ट में कर्मचारी, और पेंशन के साथ साथ उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों का भार, ठीक है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बाद कॉमा लगा हुआ, उसके बाद कर्मचारी के वेतन भत्ते और पेंशन, ये कर्मचारी के वेतन भत्ते की पेंशन उनकी बात हो रही है, ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है, और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों का भार भी। लेकिन जो इसके पेंशन और इसके जो हैं, जो न्यायाधीशों की जो पेंशन है, ठीक है, वो जाती है भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से भारित होती है, पर भारित होती है ना कि राज्य की संचित निधि पर, ठीक है। और इन चीज़ों पर जो है विधायिका में मतदान नहीं किया जा सकता, हालांकि उन पर चर्चा की जा सकती है, इस चीज़ को भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के बीज सबसे पहले 1976 में मुंबई में कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण अबियर द्वारा बोए गए थे, ठीक है। और भारत में जनहित याचिका प्रावधानों को रूसी न्यायशास्त्र से लिया गया है। देखिए, पहला वाला यहाँ पर सही है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि जनहित याचिका आई है अमेरिकी न्यायशास्त्र से। तो सही पूछा है, केवल एक ही सही है यहाँ पर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल को अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है, जहाँ से गरीबों, नस्ली अल्पसंख्यकों, असंगठित उपभोक्ताओं, पर्यावरण मुद्दों के बारे में भावुक नागरिकों आदि जैसे पहले से गैर प्रतिनिधित्व वाले समूहों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। देखिए, भारत में जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अवियर द्वारा बोए गए थे। जनहित याचिका का पहला रिपोर्ट किया गया मामला हुसैन सारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 का था, जो जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, जिसके कारण 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था।
जनहित याचिका आंदोलन का एक नया युग। न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में शुरू किया गया था। संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को कब समाप्त कर दिया गया? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। बी है इसका आंसर। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के आरक्षण सीटों का आरक्षण बंद कर दिया और एससी एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया। यह संशोधन 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ। इसके अलावा ऑप्शंस में जो दूसरे विकल्प थे, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी पेश किया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान किया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 संविधान के 105वें संशोधन ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से इसमें भारत में दबाव समूह कहे जाएंगे? दबाव समूह कौन कौन से हैं? जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं। धार्मिक संगठन, बिल्कुल। छात्र संगठन भी हैं इसमें। जनजातीय संगठन भी हो जाएंगे इसमें। व्यापारिक समूह भी इसमें हो जाएंगे। स्वयं सहायता समूह नहीं आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्वयं सहायता समूहों को तो सरकार ही वित्त पोषित करती है, जो कई रजिस्टर्ड हैं। 1 2 3 5 1 2 3 5 तो 4 जहां जहां है उसको हटा दिया आंसर मिलेगा। देखिए, दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीतियों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यह सरकार और उसके सदस्यों के बीच संपर्क का काम करते हैं। भारत में दबाव समूह की बात करें तो व्यापारिक समूह, व्यापार संघ, कृषि समूह, छात्र संगठन, व्यावसायिक संघ, धार्मिक संगठन, जातीय समूह, जनजातीय समूह, भाषाई समूह, विचारधारा आधारित समूह, ठीक है, और अनौमिक समूह। बात करें स्वयं सहायता समूह की तो छोटे लोगों के छोटे समूह हैं ये। मुख्य रूप से महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और पैसे बचाने और एक दूसरे को ऋण प्रदान करने के लिए एक साथ आती हैं। वे उद्देश्य राशि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित बचत और ऋण गतिविधियों पर एक साथ निर्णय लेते हैं। सरकार इन समूहों को वित्त सहायता देती है, इसलिए ये दबाव समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संबंधित है? यह अनुच्छेद 20, यानी किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। दोहरा दंड एक कानूनी शब्द है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 300 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चला जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये करेक्ट हो गया। अनुच्छेद 20 किसी आरोपी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या निगम जैसा कानूनी व्यक्ति हो। 10वां प्रश्न, एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है? धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, ये है उसको। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, ये नहीं है उसको। देखिए, भारत में एक विदेशी नागरिक, चाहे वो घूमने आया हो, भारत में रह रहा हो लेकिन भारत की नागरिकता नहीं हो उसके पास, धर्म के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के लिए वो पात्र है, यानी अनुच्छेद 26 है उसको प्राप्त। सरकारी नौकरियों में भेदभाव पर प्रतिबंध तथा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। विदेशियों को उपलब्ध जो कुछ मौलिक अधिकार हैं, शत्रु देश को छोड़कर, जो भारत के शत्रु देश हैं उनको छोड़कर, अनुच्छेद 14 प्राप्त है विदेशियों को। 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। भारत में कोई विदेशी आएगा, कोई फॉरेन
टूरिस्ट आएगा तो उसके लिए है ये। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण उसको भी है, भारत के नागरिकों को भी है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण विदेशी के पास भी है। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी है उसको। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्ष के साथ सही सम्मिलित नहीं है? खान अधिनियम 1952, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 और मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1968। खान अधिनियम 1952 सही है, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 सही है, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम होना चाहिए 1958। ठीक है, 1968 लिखा है ना वहाँ, जो कि गलत है ही। ठीक है, अब आ जाइए इसकी एक्सप्लेनेशन पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने, खाद्यान्न या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यह किसी भी हानि रहित या निर्दोष कार्य में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता। इन प्रावधानों के अनुसार कई अधिनियम पारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, खान अधिनियम 1952 ऊपर था, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 सही था, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1968 था जबकि 58 होना चाहिए, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 और अन्य समान अधिनियम। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब गठित हुई? 1972, 75, 76, 67। मूल अधिकारों से संबंधित है 1976, सी है इसका आंसर। देखिए 1976 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य का विचार रूसी यानी सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है भारतीय संविधान में, और इंडिया के संविधान में आई है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, भाग 4 में ए जोड़ा गया। ये मूल रूप से संख्या में 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और यानी टोटल हो गए 11। अब हैं 11 सभी जो मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51A में है और भाग है 4 का ए, या 4 का इसको का कह लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? राष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? ये जितने निर्वाचित वहां लिखा है वो तो लेंगे, मनोनीत नहीं लेगा कोई भी, ओनली इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, ना कि नॉमिनेटेड। तो 1 और 3 हो गया केवल। ये सारे भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। देखिए भारतीय संविधान का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें वोट राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कानून निर्माताओं द्वारा डाले जाते हैं। ये चुनाव भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होते हैं। निर्वाचक मंडल संसद के ऊपरी और निचले सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना है राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल। तो मनोनीत नहीं है इसमें कोई भी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 55 में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। 57 में पुनः चुनाव के लिए पात्रता, यानी कोई पहले भी राष्ट्रपति बन गया तो फिर से बन जाएगा वो। 58 में क्या है? राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं, किस व्यक्ति के पास क्या क्या होनी चाहिए, जैसे कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी सरकारी पद पर ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचय निधि से संबंधित नहीं है? संचय निधि से संबंधित है, यह है 266 का 1। देखिए भारत की संचित निधि या समेकित निधि का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत किया गया है। यह एक फंड है जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जाती हैं और सभी भुगतान डेबिट किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान इसी फंड से किए जाते हैं। तो संचित निधि या समेकित निधि, ठीक है, अनुच्छेद 261(1) के तहत इसका प्रावधान है। यह एक फंड है जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जाती हैं और सभी भुगतान डेबिट किए जाते हैं।
भारत सरकार की ओर से सभी भुगतान कानूनी रूप से अधिकृत इसी फंड में किया जाता है, तो बी सही है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 में जो है आकस्मिक निधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 267 के तहत राज्य की आकस्मिक निधि स्थापित है। ये याद रखिएगा, मैच करने के लिए पूछ लेते हैं आर्टिकल ये। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं सर्वाधिक, और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का कोई भी नहीं होता इसमें। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी है, ये इंग्लिश में है एस्टीमेट कमेटी। 30 सदस्य होते हैं, सभी 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। इस समिति में कोई राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इन सदस्यों को प्रत्येक वर्ष लोकसभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार अपने स्वयं के सदस्यों में से चुना जाता है। इस प्रकार इसमें सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, उसमें 15 + 7 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में भी 15 + 7 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति से प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम्स में। फुल टेस्ट PDF सीरीज से जुड़ सकते हो आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।